हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कस कर रहे हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें देखिए सबसे पहले आता है, उसका नाम होता है पीपीएम और फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूज कब करते हैं? व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। पहली कंडीशन भाई, इसको यूज कब करना है? व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। इस मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? द पार्ट ऑफ द सॉल्यूट present in 10 to the power 6 part of the solution। हमारा सॉल्यूशन कितना होगा? 10 to the power 6 पार्ट ही रहेगा। उस सॉल्यूशन में जितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड पीपीएम। तो ये कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 10 to the power 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका एक फॉर्मूला क्या बना? इसमें आपको पीपीएम जैसे हमारे पास ए का निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मास ऑफ कंपोनेंट ए हो गया अपॉन टोटल मास इंटू कितना कर देंगे? 10 to the power 6। इस तरीके से कह सकते हैं we can find out the pPm। एक और टर्म आती है, एक आपको दिया है जैसे नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो दो रिएक्टेंट आपको दिए हैं, 2 रिएक्टेंट, एक आपको ए दिया है, एक आपको बी दिया है। दो रिएक्टेंट, एक इसमें स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर और दूसरा गैस में यहाँ पर लार्ज अमाउंट में। मतलब दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट क्या है? डिफरेंट है। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होगा रिएक्शन में, एंड आफ्टर दैट द रिएक्शन विल स्टॉप। तो ये कह सकते हैं the reactant which is present in the less amount and completely consumed in the reaction। मतलब जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में होता है और कंप्लीटली क्या हो गया? कंज्यूम, और उसके बाद रिएक्शन क्या हो गई? स्टॉप। देन दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। हमने आपसे रिएक्शन लिखी जैसे A प्लस बी से हमारा क्या बन गया भाई? सी बन गया। अब ए हमारे पास क्या था भाई? लेस अमाउंट में था, तो ए हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लिमिटिंग रिएजेंट आपको दिया है, इससे ही कह सकते हैं द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि दो आपके रिएक्टेंट है, दोनों का आपको अमाउंट दे रखा है, तो ये डिसाइड कर लो कि दोनों में से कौन सा हमारा लिमिटिंग इसमें रिएजेंट है। जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इससे ही कह सकते हैं इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। फिर आप दूसरे रिएक्टेंट को टच नहीं करेंगे। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट एंड कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कितना क्लियर? अब देखिए इसमें एक और आता है, एक आपको नाम दिया है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो नाम आपको दिया है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसका मेन मतलब होता है, मैं बता दूं, एलिमेंट मेजर
आप किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे हम कोई प्रॉब्लम करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल किस पे करते हैं, ऑन द बेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई आपका न्यूमेरिकल है, उसका मेन बेस क्या है, केमिकल इक्वेशन। अगर उस पर बेस्ड हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसका नाम होता है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखिए वो कैलकुलेशन आपकी 3 तरीके हो सकती है। पहली आपकी आती है जैसे हमारे पास मास कैलकुलेशन, एक होती है मास वॉल्यूम कैलकुलेशन, और एक होती है वॉल्यूम कैलकुलेशन। इसका क्या मतलब हुआ भाई, एक सब्सटेंस का मास दिया, दूसरे का मास पूछ लिया, तो कहलाएगा मास कैलकुलेशन। एक सब्सटेंस का मास दिया, दूसरे का वॉल्यूम पूछ लिया, इट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम कैलकुलेशन। और तीसरा इसमें होता है अगर आपको वॉल्यूम दे करके दूसरे का वॉल्यूम पूछ लिया। तो स्टाइकियोमेट्रिक जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है वो आपकी 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है। और जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन, दे बिलोंग टू द स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखिए इसके अंदर भाई जो है एक इसमें आता है, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिया एवोगैड्रो। इसका मतलब क्या होता है, इसमें टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, 2 चीज कांस्टेंट रहती है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर 2 चीज़ सेम रहती है, एक आपका टेम्परेचर, एक आपका प्रेशर, बोथ आर कांस्टेंट। अब देखिए इसमें एक और आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसका नाम होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, हमको कोई किसी नंबर को आपको लिखना है n × 10⁻⁸ इस फॉर्म में किसी नंबर को लिखें। अब देखिए इसमें n क्या होता है, n हमारे पास होता है डिजिट टर्म होती है, इसकी वैल्यू 1.0 to 9.9 होती है। ये तो आपका डिजिट टर्म हो गया। जो आपको स्मॉल n दिया है वो होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन डिजिट टर्म की रेंज होती है 1.0 to 9.9। जब किसी नंबर को इस फॉर्म में शो करें तो उसका नाम होता है साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने आपसे लिख दिया 2, 3, 4 और 0, 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाई 234 और 10 की पावर कितना हो गया आपका 2 हो गया। लेकिन ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये नंबर इसको रेंज में नहीं आ रहा है, 1.0 से 9.9 की रेंज में नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसमें
इसको आप डेसिबल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 2.34 और 10 की पावर कितना हो जाएगा इसका, ये आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपसे ऐसे दिया, मान के चलिए 0.00065 कह दिया, आपने इसमें क्या किया 0.0065, इस पॉइंट को रिमूव किया तो 1 के नीचे कितने आ गए यहाँ पर आपके 50 हो गए भाई। इस डेसिमल को रिमूव किया तो कितने लगा दिए यहाँ पे 0, आपके 50 आ गए। इसको आप क्या लिखेंगे भाई 65 और 10 टू दी पावर माइनस का, लेकिन ये भी हमारा क्या होगा रॉन्ग, क्यों 65 इसको बिलोंग नहीं करता, इस रेंज में नहीं आता। तो इसको आप क्या लिखेंगे 6.5। इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें इसको करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी 6.5 10 की पावर माइनस का 4, और ये हमारा बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। देखिए आप पावर को एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस। मेन आपको चेक करना है डिजिट टर्म, और डिजिट टर्म की वैल्यू होती है 1.0 to 9.9। अब इसमें तो एक चीज आती है, वो आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हमको जैसे मोल डिफाइन करना, इसकी डेफिनेशन 3 तरीके से हो सकती है, एक अपना मास, एक वॉल्यूम, एक नंबर ऑफ पार्टिकल। आप 3 तरीके से मोल को डिफाइन कर सकते हैं। पहला देखिए, हमने पहला मास का लिया, आपसे लिख दिया अभी 12 ग्राम आपको दिया कार्बन इक्वल टू 1 आपका मोल हो जाएगा। एटम लेके चलते हैं तो इसका नाम होता है ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। मतलब जिसका मास एटॉमिक मास के इक्वल होगा वो हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। अब ऐसा नहीं है कार्बन ही नहीं, आप कोई सा एटम ले सकते हैं। आपने सोडियम लिया तो उसका मास कितना होता है 23 ग्राम। तो आप ये कह सकते हैं कि 23 ग्राम सोडियम इक्वल 1। एक और होता है, कह सकते हैं भाई मॉलिक्यूल ले सकते हैं। भाई आपने मॉलिक्यूल लिए, जैसे मान के चलिए भाई आपने H2O लिया, ठीक है, तो इसका मास कितना हुआ 18 ग्राम H2O, ये भी क्या होगा 1 मोल। और इसको अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा जो बन जाएगा इस वहाँ पर वो क्या कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल is defined as the amount of substance whose mass is equal to gram molecular mass। आप मॉलिक्यूल कोई सा भी ले सकते हैं भाई, जिसका मास मॉलिक्यूलर मास के क्या होगा इक्वल होगा। वाटर का मास कितना आता है मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम आता है। तो जिसका मास मतलब मॉलिक्यूलर मास के जस्ट क्या हो इक्वल होगा, इट इज कॉल्ड द 1। तो पहली बात किसकी आ गई यहाँ पर, इसमें मास की आ गई। वॉल्यूम कैसे लेके चलोगे वहाँ पर भाई, वॉल्यूम किसका होता है गैस का। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इक्वल 1 मोल। अगर किसी गैस का आपके पास 22.4 लीटर है, गैस कोई सी भी हो सकती है, ऐसा नहीं मतलब हमने कह रही है नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन मान के चलते नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एट द कंडीशन ऑफ STP। तो जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है ऑफ एनी गैस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम के बेस से डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा क्या बचा भाई नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या लेते हैं एवोगैड्रो नंबर।
जिसमें पार्टिकल की संख्या अभी क्या होगी 6.02 10 की पावर 23। अगर इतने पार्टिकल्स होते हैं तो इतने पार्टिकल्स आपके होंगे तो क्या बन जाएगा इसका 1 मोल। अब पार्टिकल में क्या आ सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। चाहे अपना एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, या फिर क्या हो, आयन हो, इनमें से कोई एक। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा कि 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। इस तरीके से आप मोल को तीन तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और यही हमारा होता है बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। किसी न्यूमेरिकल में कोई सा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर सकता है, तो इसको मतलब बहुत ध्यान से इसको यूज करना है। कुछ हमारे नोट्स के अंदर फॉर्मूले, उनको आप अलग लिखेंगे सेपरेट नोटबुक पर, उनको लर्न करेंगे, और उन्हीं के बेस से आपके न्यूमेरिकल क्या होंगे, सॉल्व। अब कुछ आपको प्रैक्टिस कराते न्यूमेरिकल का भी, कैसे इसको सॉल्व करते देखिए। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल आपको लिखा है इसमें, देखिए न्यूमेरिकल जैसे मैं आपको इसमें दिखा दीजिए, ये है या आपको दिया क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले आपको एटोमस सीधा रूल चाहिए यहाँ पर। क्या निकालेंगे आप इसमें, कॉपर सल्फेट में इसमें आप जो है आप निकालिए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए भाई कॉपर का जो मास कितना होता है भाई, जैसे 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो 63.5 32 और आपके पास ये कितना हो जाएगा इसका यहाँ पर 64। इसको आपने क्या किया, प्लस करेंगे इस वहाँ पे जैसे भाई, तो आपको ये मिल जाएगा 159.5। देखिए चेक कर लें यहाँ पे इसमें 159.5 ग्राम। तो ये क्या बन जाएगा, कह सकते हैं हमारे पास जो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए भाई अगर इतना कॉपर सल्फेट है तो हमारे पास कॉपर कितना दिया है इसमें पर 63.5। क्या लिखेंगे इस वहाँ पर, इन 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है मास ऑफ कॉपर कितना हो गया इसमें 63.5 ग्राम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब कितना निकालेंगे आप इसमें, इन 1 ग्राम कॉपर सल्फेट मास ऑफ कॉपर कितना बनेगा इसमें 63.5 अपॉन कितना कर दोगे 159.5। कितने का पूछा है इसमें, जैसे भाई हमारे पास जो भी 100 का पूछा है तो 100 का इसमें क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो ये लिख देंगे आप इसमें इन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको मिलेगा मास ऑफ कॉपर कितना बना इसमें यहाँ पर, इसका भी 100 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई
तो आप इसको सॉल्व करेंगे आप इसमें, तो आपको मिल जाएगा 39.8 ग्राम। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई दो चीज़ ध्यान रखनी है भाई, जो है एक तो आपको एटॉम मास लर्न होनी चाहिए, दूसरी बात एक और चीज़ आती है जैसे हमारे पास क्या है, किसी भी कंपाउंड के अंदर वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ द एलिमेंट। जैसे हमारे पास क्या है, आपको दिया कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या निकाल सकते हैं आप, कॉपर का मास निकाल सकते हैं, सल्फर का निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मास केवल किसका पूछा था, ओनली कॉपर। एक और देखो न्यूमेरिकल जिसमें जो है एक और लिखते हैं न्यूमेरिकल जो बहुत आसान है। अगला देखिए इसमें एक और न्यूमेरिकल आपको ये दिया इसमें, जैसे भाई देखिए क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। सबसे पहले भी क्वेश्चन का मतलब समझिए। ये दिया है 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी अपनी H2, रिएक्ट विद द 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस। दो आपको गैस दिए, एक आपका डाई हाइड्रोजन और एक आपको दिया इसमें डाई ऑक्सीजन। हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो रिएक्शन के बाद हमारे पास कितना वाटर वेपर इसमें प्रोड्यूस होगा। अब देखिए ये किसको बिलोंग करता है, जो है हमारे पास एक लॉ कराया था इसमें, जैसे इन विद द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द गैस स्टेट। उस लॉ का नाम था गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सबसे पहले इसकी बनाएंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या बनी इसमें, 2s2G O2G, इस हमारा क्या बन जाएगा 2s2G। मतलब जितने भी सब्सटेंस है ऑल आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। ये भी हो गया डाई हाइड्रोजन, ये डाई ऑक्सीजन, ये आपका आ गया वाटर वेपर। अब देखोगे क्या लॉ फॉलो कर दें, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 वॉल्यूम, ये आपका 1 वॉल्यूम, में कितना हो गया 2 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन पर, कितना कह रहे हैं यहाँ पर 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन। 10 कैसे बनेगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें 5 का।
तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन में होगा, तो क्या बन जाएगा इसमें, ये आपका 10 वॉल्यूम, ये आपका 5 वॉल्यूम, और ये क्या बन जाएगा 10 वॉल्यूम। हमने क्या किया, पहले रिएक्शन लिखी, फिर उसके वॉल्यूम लिखे, फिर क्या कर दिया, पूरे रिएक्शन में 5 का क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, और वो हमारा कितना बन जाएगा 10 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा वॉल्यूम बनेगा इस वहाँ पर, वो वॉल्यूम कितना बन जाएगा इसमें 10 वॉल्यूम। इतना क्वेश्चन क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन क्या होती है, लॉ पर बेस्ड होते हैं और वो आसानी से क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। एक और देखो अभी क्वेश्चन देखिए जो है, देखो आपको क्वेश्चन दिया है जैसे ये आपको निकालना है, कैलकुलेट, पहले क्वेश्चन आपको लिखते हैं यहाँ पे इसमें, मास परसेंट ऑफ इन ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, आपको क्या करना है ये निकालना मास परसेंट, और दो एलिमेंट का पूछा है। दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम एंड सल्फर, और कंपाउंड कौन सा दिया आपको, सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4, ये किसका बन जाएगा, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, वो ये भाई मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ देखिए इसमें आप जैसे भाई सोडियम का 23 इंटू 2 हो गया, सल्फर का 32, इसका 16 इंटू 2, तो 46, 32 होगा 64, ठीक है। तो इसको जब प्लस करेंगे इसमें जैसे हमारे पास, तो कितना फॉर्म हो जा रहा है इसमें जैसे भाई 142 ग्राम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट इक्वल मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू कितना कर दोगे 100। ये हमारे पास किसका कह सकते हो, फॉर्मूला ऑफ मास परसेंट। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। कंपोनेंट का मतलब कह सकते हैं जिस एलिमेंट का निकालते हैं मास परसेंट। अब देखिए इसमें यहाँ पर हमने किसका निकाला, जैसे हमारे पास मास परसेंट और सोडियम कितना हो जाएगा, देखो भाई इसका मास कितना दिया यहाँ पर 46 इंटू 100 अपॉन टोटल कितना आ गया 142। अब किसका निकालेंगे यहाँ पर, सल्फर का, तो ये हो जाएगा इसमें यहाँ पर मास परसेंट ऑफ सल्फर। अब देखिए यहाँ सल्फर का मास कितना दिया है 32, तो क्या हुआ इसमें 32 इंटू 100 अपॉन 140। इसको सॉल्व किया देखिए पहले वाले के लिए भाई, तो आपका आएगा 32.39, इसको चेक कर लेना। और दूसरा आपको दिया है 22.54, तो ये क्या कहलाएगी इसकी मास परसेंट। ऑल द स्टूडेंट
न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें और सारे फॉर्मूले राइट ऑन द सेपरेट नोटबुक। जो प्रॉब्लम हो यू कैन कंसल्ट माई द प्रॉब्लम either theory or numerical on my WhatsApp number.